Hello everyone, good morning. In this subject, Accounting and Corporate Governance, we have to study objectives of auditing. उसमें 3 टाइप है, मेन ऑब्जेक्टिव, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव. मैं थोड़ा सा रिफ़र कर लेती हूँ. प्रीवियस लेक्चर हमने गूगल मीट में कंडक्ट किया था, तो उसमें हमने एरर के बारे में और टाइप्स ऑफ एरर के बारे में स्टडी कर लिया था, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी है और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू मैंने आपको बताया था. तो इन दिस लेक्चर थोड़ा सा पोर्शन रिफ़र कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ही हमें कंटिन्यू करना है. तो फर्स्ट वन था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव. मेन ऑब्जेक्टिव में कोई सब टाइप्स नहीं है, ओनली फॉर उसमें 3 मैटर है कंसिडर की गई है. फर्स्ट वन है वेदर अकाउंट्स आर रिटन प्रॉपरली और नॉट. अकाउंट्स प्रॉपरली नोट डाउन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं. सेकेंड पॉइंट मेन ऑब्जेक्टिव में है जो P&L अकाउंट्स है वो एक्चुअल ट्रू एंड प्रॉफिट और लॉस के सिचुएशन डिस्क्लोज करता है कि नहीं करता है. एंड थर्ड वन है बैलेंस शीट के थ्रू हम वो इंश्योर कर पाता है कि बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फिनेंशियल कंडीशन कैसी है. नेक्स्ट वन हमारा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में हमारा था 2 टाइप्स हमें दिए गए हैं, अकाउंटिंग एरर्स एंड अकाउंटिंग फ्रॉड्स. अकाउंटिंग एरर किस तरीके से हम अकाउंटिंग एरर को हमें फाइंड आउट करना है एरर को, एंड फ्यूचर के लिए हमें प्रिवेंट करनी है, मीन्स सिक्योर करना है और फ्यूचर के लिए एरर को स्टॉप करना है. और सेकेंड वन है हमारा अकाउंटिंग फ्रॉड. तो अकाउंटिंग फ्रॉड में भी सेम वैसा ही है कि जो एम्बेजलमेंट हो रहा है कैश का और फ्रॉड हो रहा है, तो उसे हम स्टॉप कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए. नेक्स्ट वन हमने टाइप्स है वो देखे थे. जो अकाउंटिंग एरर में 2 टाइप्स है, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस एंड एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जो हमने गूगल मीट में कंसिडर किया था कि जो भी ये जो लिस्ट आउट दिए गए हैं कि 2 टाइप्स ऑफ एरर है. फर्स्ट है वो एरर है अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को, और सेकेंड वन जो बी है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आज के लेक्चर का हमें कंटिन्यू करना है कि व्हाट टू डू व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है तो उसका रीज़न क्या है और हम वो कैसे पता कर पाए, और ट्रायल बैलेंस को हम टैली किस तरीके से कर पाते हैं, उसके पॉइंट्स हमें दिए गए हैं. आपको मैं भी शायद पता ही होगा, और इसमें से आप कई सारा पॉइंट ऐसे हैं जो आप यूज़ करते होंगे अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल जब आप स्टडी करते हैं तब, या फिर सम कैलकुलेट करते हैं तब, कि अगर आंसर सेम नहीं आता है तो आप किस तरीके से आंसर सेम कर सकते हो, कौन से एडजस्टमेंट की मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम हुई है, कौन सी अमाउंट का डिफरेंस है, ये सभी पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं कि व्हाट टू डू व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली. तो देखते हैं उसमें हमारे सभी पॉइंट. फर्स्ट वन है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी कैलकुलेटेड अगेन बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम एरर इन इट माइट हैव बीन लेफ्ट. फर्स्ट हमें क्या बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस है, उसका जो टोटल हो, जो भी पर्टिकुलर हमने नोट डाउन की है, फिर से हम टोटल है वो कंडक्ट करेंगे, और टोटल करेंगे उससे क्या होगा कि टोटल से पॉसिबिलिटी है कि कई बार कैलसी मिस्टेक आती है या फिर टोटल में मिस्टेक हो तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. आप सम में भी ऐसा करते हो कि अगर आंसर सेम नहीं आता तो पहले आप क्या करते हो, जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म है उन सब का सम टोटल कंडक्ट करते हो. सेकेंड वन है आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस शुड बी एग्जैक्टली डिटेक्टेड, कि आफ्टर दैट क्या करते हैं, जो अमाउंट का डिफरेंस है वो एग्जैक्टली हमें डिटेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है तो कितनी अमाउंट का डिफरेंस आता है, वो हमें पता करना है. थर्ड वन है इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड वेदर हाफ द अमाउंट हैज़ बीन एंटर इन द रॉन्ग साइड. सेकेंड वन पॉइंट भी चेक हो गया. उसके बाद थर्ड पॉइंट हम क्या वेरीफाई करेंगे कि जो हाफ ऑफ द अमाउंट हमने एंटर की है वो अमाउंट हमने रॉन्ग साइड तो नोट डाउन नहीं की है ना, कि जिस वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं टैली हो रहा है. कि अगर डेबिट की जगह हमने क्रेडिट साइड नोट कर दी होंगे एंट्री, तो आंसर या फिर ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा. नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा इट इज़ टू बी एंश्योर दैट ऑल द टोटल्स आर सिस्टमेटिकली डन और नॉट. जो भी अकाउंट्स है, जो भी लेडजर हमने प्रिपेयर किए हैं, उन सब के टोटल है वो सिस्टमेटिकली कंप्लीट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, वो पता करना है. नेक्स्ट वन है ऑल द अकाउंट्स आर एंटर इनटू द ट्रायल बैलेंस
और नोट शुड बी वेरीफाइड अलोंग विद द जर्नल एंट्रीज, कि जो भी अकाउंट्स है उसे ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्री है सभी लेडजर की एंट्री ट्रायल बैलेंस में हो गई है कि नहीं वो चेक करना है। जर्नल एंट्रीज के साथ हमें उसे वेरीफाई करना है। नेक्स्ट वन, ऑल द अकाउंट्स आर एंटर इनटू द ट्रायल बैलेंस शुड बी वेरीफाइड, सो ऑल्सो इट शुड बी वेरीफाइड वेदर इट इज एंटर इनटू द करेक्ट साइड, कि जो भी हमारी ट्रायल बैलेंस हमें टैली करनी है तो उसे हमें वेरीफाई करना है कि सभी अकाउंट के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नोट की गई है, और उसके साथ साथ जो बैलेंस हम नोट करते हैं, जो पर्टिकुलर हम नोट करते हैं वो करेक्ट साइड ही नोट की गई है कि नहीं की है। कई बार डेबिट क्रेडिट की मिस्टेक की वजह से भी आंसर नहीं आता है, इस वजह से हमें उसकी साइड भी वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट वन है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल इज प्रॉपरली एंटर और नॉट शुड बी वेरीफाई, कि ओपनिंग बैलेंस है जो बिल्स रिसीवेबल का वो प्रॉपरली नोट किया गया है कि नहीं किया गया है वो चेक करना है। नेक्स्ट वन है, इवन देन इफ द एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड देन ऑल द टोटल्स ऑफ द सब एंट्रीज शुड ऑल्सो बी वेरीफाई, कि जो भी एरर है जो हमें डिटेक्ट करनी है और उसके साथ साथ उसके जो भी एरर क्रिएट हुई है उसे रेक्टिफाई भी करनी है, और उसकी सब एंट्रीज है वो भी वेरीफाई करनी है, कि कोई एक जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक हुई है तो उससे रिलेटेड उसकी कोई सब एंट्रीज पास आउट की गई है तो उसे भी हमें चेक करना है, इंश्योर करना है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट टोटल ऑफ द ऑल द अकाउंट शुड बी वेरीफाइड एंड इट्स बैलेंस इज इंश्योर्ड, उसके बाद क्या करना है ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए कि सभी अकाउंट के टोटल है वो वेरीफाई करने हैं और बैलेंस उसकी चेक करनी है, इंश्योर करनी है। नेक्स्ट वन है, एंड इन द लास्ट पॉइंट ऑल द जर्नल एंट्रीज शुड बी वेरीफाइड, और लास्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि सभी की जनरल एंट्रीज है वो हमें वेरीफाई करनी है। ये था हमारा पॉइंट कि उसमें व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली तो हमें कौन से पॉइंट है वो ध्यान में रखने चाहिए और किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस में जो भी एरर है वो क्रिएट होती है तो उसे हम डिटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस को टैली भी कर सकते हैं और एरर को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अभी जो भी पॉइंट्स आएंगे वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगे, इसलिए आपको खास ध्यान रखना है कि आपका अगर प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर होगा अकाउंटिंग का तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजीली आप ऑडिटिंग है वो समझ पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव्स में तो खास ज़्यादातर प्रैक्टिकल के जो भी पॉइंट्स है वो भी कवर होंगे कि प्रॉफिट है वो ज़्यादा नेक्स्ट हमारा जो फ्रॉड का टाइप्स है उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फ्रॉड्स। अकाउंटिंग फ्रॉड्स में मेन फ्रॉड है तो उसके 2 टाइप्स हमें दिए गए हैं, मिस अप्रोप्रिएशन एंड सेकेंड वन टाइप है फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब फ्रॉड में मिस अप्रोप्रिएशन है उसके सब 2 टाइप्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड सेकेंड वन है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस अप्रोप्रिएशन में सब 2 टाइप्स है, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड सेकेंड वन है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है। और फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में भी सब 2 टाइप्स है, उसमें फर्स्ट वन है बाय शोइंग मोर प्रॉफिट एंड सेकेंड वन है बाय शोइंग लेस प्रॉफिट। मिस अप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट, माल प्रैक्टिसेस, ये सभी वर्ड आपको ऑडिटिंग में काफ़ी बार हर एक पॉइंट में हर एक कंसेप्ट में रिपीट होंगे, इसलिए आपको इसका स्पेलिंग और इसका मीनिंग दोनों ध्यान से याद रखना है। यहाँ पे एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बताया गया है मिस अप्रोप्रिएशन में कि अगर हम कोई भी जगह पे फ्रॉड कंडक्ट करने की ट्राई करते हैं, मिस अप्रोप्रिएट करने की ट्राई करते हैं तो वो कहाँ पे कर सकते हैं, एक तो कैश में कर सकते हैं और सेकेंड वन कहाँ पे गुड्स में कर सकते हैं। और सेकेंड वन टाइप है हमारा फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, कि फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन हम कई जगह पे कर सकते हैं तो फिर 2 तरीके से ऐसा फ्रॉड कंडक्ट हो सकता है। एक है बाय शोइंग मोर प्रॉफिट, के प्रॉफिट ज़्यादा बताने से भी हो सकता है, और सेकेंड वन है हमारा बाय शोइंग लेस प्रॉफिट, कि लेस प्रॉफिट बताने की वजह से भी ये हो सकता है। इसलिए आपको क्लियर हो गया बाय शोइंग मोर प्रॉफिट एंड सेकेंड वन है बाय शोइंग लेस प्रॉफिट।
नेक्स्ट वन इन डेप्थ हम एवर चेक करते हैं। ये लेस प्रॉफिट और मोर प्रॉफिट आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट के आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा हम किस तरीके से बता सकते हैं और प्रॉफिट कम हम किस तरीके से कौन से पॉइंट की वजह से प्रॉफिट हम हमारा लेस बता सकते हैं। तो वन बाय वन हम ये सभी पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव्स में जो अकाउंटिंग फ्रॉड्स के जो सब टाइप्स है उसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट में हमें सब टू टाइप्स दिए गए हैं, कैश एम्बेजलमेंट एंड गुड्स एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट आप कहिए मिस अप्रोप्रिएशन कहिए, दोनों ही सेम है, तो इसलिए यहाँ पे एम्बेजलमेंट एंड एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एंड एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स दोनों बताए गए हैं। फर्स्ट वन है कैश एम्बेजलमेंट। In the big organization where there is a large scale cash transaction, there is more risk of cash embezzlement. बट ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर लार्ज स्केल पर उसका टर्नओवर है, लार्ज स्केल पर कैश के ट्रांजैक्शन कंडक्ट होते हैं, तो उसमें जो भी एम्बेजलमेंट है, कैश एम्बेजलमेंट का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इफ़ द internal check system in the organization is not adopted, then it become difficult to prevent such embezzlement। जो भी अगर कोई भी कंपनी है लार्ज स्केल कैश ट्रांजैक्शन कंडक्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंपनी में, अगर आप ज़्यादातर इंटरनल चेक सिस्टम अडॉप्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि इंटरनल चेक सिस्टम की वजह से आपके जो फ्रॉड है, एम्बेजलमेंट है, वो आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर इंटरनल चेक सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया तो फिर ये जो फ्रॉड है वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, एम्बेजलमेंट ज़्यादा हो जाएंगे। कैश एम्बेजलमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। जो कैश एम्बेजलमेंट है उसमें भी सब टू टाइप्स है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव्स में जो पॉइंट्स है वो क्लियरली आपको चार्ट आपकी बुक में भी दिया गया है, लास्ट में भी मैं आपको बता दूंगी कि चार्ट के थ्रू आपको प्रॉपरली सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। कैश एम्बेजलमेंट में टू टाइप्स दिए गए हैं। व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जनरली कैश इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स from debtors at the time of collection and other ways, in such circumstances cash can be embezzled। कि कैश कब जगह पे एम्बेजल हो सकता है कि जब हम कैश रिसीव करते हैं तब। तो कैश रिसीव करते हैं तब क्या होता है, कैश हम कब रिसीव करते हैं तो कि कोई भी प्रोडक्ट होती है वो हम सेल करें, सेलिंग से हमारी जो भी कंपनी के पास है हमारे पास है वो कैश इंक्रीज होती है। फ्रॉम डेटर्स के डेटर्स के थ्रू भी कैश रिसीव कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कलेक्शन के डेटर से हम कलेक्शन करते हैं तो फिर भी कैश रिसीव कर सकते हैं, तो उस टाइम पे कैश एम्बेजलमेंट है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन सेकंड है हमारा एट द टाइम ऑफ सेलिंग के सेलिंग के थ्रू भी अभी कैसे हो सकता है, इनके भी सब पॉइंट्स है दिए गए हैं। एट द टाइम ऑफ कैश सेलिंग इट इज़ नॉट नोटेड इन द अकाउंट्स और लेस सेल्स इज नोटेड। अब सेलिंग के टाइम क्या हुआ कि सेल्स प्रोडक्ट हो गई है लेकिन आप नोट डाउन नहीं करते तो वो सेल्स की जो भी अमाउंट है वो क्या होगी, एम्बेजल होगी। सेकेंड वन है मिसलेनियस आइटम्स लाइक वेस्ट इज सोल्ड एंड नॉट नोटेड डाउन। बट ऑब्वियस है कि कंपनी फॉर्मेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, स्क्रैप है और जो मिसलेनियस आइटम्स है, स्क्रैप है, वो ज़्यादातर बचता है तो स्क्रैप को भी सेल आउट करते हैं। लेकिन अगर किसी को कैश एम्बेजलमेंट करना है तो फिर वो क्या करेंगे, कैश रिसीव करने के टाइम कि ये जो स्क्रैप सेल करते हैं या फिर मिसलेनियस आइटम है वो सेल करते हैं उसे नोट डाउन नहीं करेंगे। सेकेंड वन हमारा था कैश एम्बेजलमेंट में कि डेटर से जो भी हम फंड है वो रिसीव करते हैं उस टाइम है, कैश रिसीव करते हैं उस टाइम है वो एम्बेजलमेंट हो सकता है। तो वो किस तरीके से होता है वो हमें बताया गया है। फर्स्ट वन डेटर से हम किस तरीके से फ्रॉड कंडक्ट होता है, इफ़ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इज एंटर देन एक्चुअल अमाउंट और लेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स इज एंटर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। कि डेटर्स में क्या होता है कि डेटर से जो अमाउंट कलेक्ट की जाती है या फिर एक्चुअल अमाउंट है उससे कम अमाउंट है वो डेटर की बुक में नोट डाउन करते हैं। सपोज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दी हूँ कि आप डेटर्स हो कोई भी कंपनी के, आपको रुपीज़ देने हैं कंपनी को,
तो फिर क्या होगा कि आपने तो कंप्लीट रुपीस दे दिए कंपनी को, लेकिन कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा या फिर जो कैशियर होगा वो क्या करेगा कि आपको 1 लाख देने हैं, तो फिर कैशियर यही करेगा कि जो 1 लाख है उसकी बजाय है डेटर रिसीव में 50% अमाउंट ही नोट डाउन करेगा कि 50% 50,000 रुपीज़ ही आपने पे किए हैं। एक्चुअल में आपने तो कंप्लीट अमाउंट पे की गई है, लेकिन वो ऐसा नोट डाउन करेंगे नहीं, तो उस वजह से भी क्या होगा, कैश एम्बेजलमेंट होगा। सेकेंड वन पॉइंट है द डेटर्स आर नॉट गिवन डिस्काउंट और बैड डेट बट नोटेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। कि डेटर्स क्या करते हैं कि डिस्काउंट से उसे अमाउंट है वो डिस्काउंट से प्रोवाइड की गई है या फिर बैड डेट है वो गई है, बट नोटेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। कि जो भी बैड डेट थी हमारी कंपनी की, वो बैड डेट से हमने फिर से अमाउंट रिसीव कर ली है, फिर भी वो रिसीव अमाउंट नोट नहीं करेंगे, बैड डेट को एज इट इज़ वो मेंटेन करेंगे कि वो बैड डेट ही है, उसमें कोई भी अमाउंट है रिसीव नहीं हुई है। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वन डेटर इज नॉट नोटेड इन हिज अकाउंट, इंस्टेड इज केप्ट विथ वन सेल्फ। ये तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि इस पॉइंट में क्या बताया गया है, पूरा ही मैं आपको बता देती हूँ। When the amount from another debtor is credited to the first debtor and when the amount from the third debtor is received, it is credited in the second debtor. Thus, one-time payment is kept with oneself, और उसे क्या कहा जाता है, टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। ये तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि कंपनी में तो कोई एक डेटर्स तो नहीं रहते, कई ज़्यादा डेटर्स रहते हैं। सपोज़ के 4 to 5 डेटर्स है, तो फिर क्या होगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी, मैं तो कंपनी में जॉब करती हूँ, तो कि जो पहले डेटर है वो मुझे रुपीस पे करने के लिए आएगा, कंपनी को रुपीस पे करेंगे, तब क्या बताऊँगी, मैं वो पहले डेटर्स के रुपीस अपने पास रख लूँगी। जो फर्स्ट डेटर पेमेंट करेगा उसे मैं अपने पास वो ओन अमाउंट है वो कैप्ट कर लूँगी। फिर क्या होगा, सेकेंड डेटर से वो रुपीस पे करेंगे, तो फिर मैं वो सेकेंड डेटर्स के रुपीस कहाँ पे क्रेडिट करूँगी, फर्स्ट डेटर के अकाउंट में। सेकेंड डेटर जो अमाउंट पे करेगा उसे मैं फर्स्ट डेटर के अमाउंट में पे कर दूँगी। वैसे ही अगर थर्ड डेटर आएगा तो थर्ड डेटर की अमाउंट में किसके अकाउंट में नोट करूँगी, सेकेंड डेटर के अकाउंट में। इसलिए क्या होगा कि टीम वाइज थर्ड का सेकेंड में, फोर्थ का थर्ड में, फिफ्थ का फोर्थ में, ऐसा टीमिंग एंड लीडिंग है वो फ्रॉड है वो कंडक्ट होगा। ये जो एक की अमाउंट में अपने पास रख लेती हूँ, दूसरे की पहले के अकाउंट में जाने देती हूँ, तीसरे की दूसरे के अकाउंट में, तो ये जो फ्रॉड कंडक्ट होता है, दिस टाइप ऑफ फ्रॉड, इसे हम क्या कहते हैं, टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड कहा जाता है। नेक्स्ट वन है इन अदर वे। नेक्स्ट वन है हमारा बी है। फर्स्ट वन हमारा था कैश एम्बेजलमेंट का, और सेकंड वन है हमारा बी, व्हेन कैश अमाउंट इज पेड, कि कैश पे करते हैं तब। तो उसमें कैश अमाउंट जनरली एम्बेजलमेंट कब होता है कि हम कुछ परचेज करते हैं, कोई भी जगह पे हम कैश पे करते हैं या फिर कैश रिसीव करते हैं, दो ही जगह पे ये कैश एम्बेजलमेंट हो सकता है। तो वाइल परचेजिंग में क्या बताया गया है, व्हेन द गुड्स आर जनरली परचेज ऑन कैश, purchase is shown in the register even if no purchase is made, for more purchase is made और more purchase is shown। कि परचेज में हमें क्या बताया गया है कि जनरली हम कोई भी गुड्स है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो कैश से परचेज करते हैं, तो परचेज रजिस्टर में क्या करते हैं, या तो परचेज हम नोट डाउन ही नहीं करते हैं, अगर परचेज नोट डाउन करते हैं तो वो परचेज क्या करते हैं, ज़्यादा परचेज हम नोट डाउन करते हैं। उस वजह से परचेज के टाइम कैश अमाउंट की एम्बेजलमेंट हो सकती है। और मोर परचेज इज शोन देन द एक्चुअल परचेज गुड्स, और फॉर दैट मैटर फॉर अ सिंगल इनवॉइस ट्वाइस परचेज इज नोटेड इन द रजिस्टर। और कई बार ज़्यादा परचेज नोट करते हैं, और कई बार क्या होता है कि एक बार तो हमने परचेज किया है उसे भी हमने नोट किया है, सेकेंड टाइम भी हमने परचेज नहीं किया है लेकिन उसकी एंट्री है रजिस्टर में, इनवॉइस हम क्या करते हैं
दो बता देते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि एक परचेज तो कंपनी में जाएगा और एक परचेज की जो अमाउंट है वो हम अपने पास रख लेंगे और वो प्रोडक्ट है वो गुड्स है कंपनी में नहीं आएगी। आपको क्लियर होता जाएगा, या फिर अगर क्लियर नहीं होता है तो ये काफ़ी इजी है और अकाउंट बेस ही है, इसलिए आप जो भी वीडियो है वो पॉज करके फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा अगर किसी को समझ में ना आए तो। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो हम ऑनलाइन लेक्चर में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। से अब नेक्स्ट वन है वाइल मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, के क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो उस टाइम किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है केस इज नोटेड एज अ पेड टू द डेटर्स, कि फर्स्ट क्या बताया गया है, केस हम नोट डाउन करते हैं कि डेटर्स ने पे किया है, इवन इफ इट इज़ नॉट पेड और मोर अमाउंट इज नोटेड देन एक्चुअल पेड। कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर्स है केस है नोट डाउन किया होता है एज अ डेटर्स, तब हम देखते हैं कि जो भी एक्चुअल पेड है उससे ज़्यादा पेड हम नोट डाउन कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्रेडिटर्स तो ज़्यादा बताएंगे तो फिर वो अमाउंट का केस एम्बेजल हो सकता है। सेकेंड वन पॉइंट है हमारा द डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स इज नॉट नोटेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है डेटर्स की ओर से वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट नहीं करते हैं, उससे भी हो सकता है प्रॉब्लम एम्बेजलमेंट। थर्ड वन है व्हाट इज डन इन द टीमिंग एंड लीडिंग मेथड for the debtors can be replicated in the case of creditors also when amount paid on register to a debtors is actually kept by oneself while the amount shown as paid to another creditors is actually paid to the first creditor and so on. In this manner certain amount is kept with oneself. जैसे डेटर्स में कैसा टीमिंग एंड लीडिंग वाली सिस्टम कंटिन्यू हुई थी, फ्रॉड कंडक्ट हुआ था, सेम क्रेडिटर्स में भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट क्रेडिटर की अमाउंट मैं अपने साथ रख लेती हूँ, सेकंड क्रेडिटर की फर्स्ट क्रेडिटर में, उस तरीके से टीमिंग एंड लीडिंग बेसिस क्रेडिटर्स में भी प्रॉब्लम है, फ्रॉड है, वो कंडक्ट हो सकता है। इन अदर मैनर यहाँ पे बताया गया है international error is committed in the debit side of the cash register and in the amount of cash receivables, के इंटरनेशनल एरर है वो कमिट की जाती है, डेबिट साइड जनरली है वो कैश रजिस्टर में की जाती है, और एंड इन द अमाउंट ऑफ कैश रिसीवेबल, और कहाँ पे की जाती है, या तो कैश में डेबिट साइड की जाती है या फिर कैश रिसीवेबल्स में। तो रिसीवेबल्स हम कौन सी साइड नोट करते हैं, क्रेडिट साइड नोट करते हैं, हमारी इनकम। रिसीवेबल्स मीन्स इनकम, इनकम हम क्रेडिट साइड नोट करते हैं, और डेबिट साइड मीन्स कैश पे करते हैं, मीन्स हमारे एक्सपेंस। सेकेंड वन है फॉल्स नेम्स आर एंटर इनटू द लेबर रजिस्टर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेबर एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है, फिर भी हम वो लेबर के नाम के थ्रू जो भी फॉल्स नेम से हम लेबर का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और लेबर के जो भी सैलरी है या फिर उनके जो भी वेजेस है उसकी कैश एम्बेजलमेंट हो सकती है। थर्ड वन है रॉन्ग एक्सपेंस वाउचर आर एंटर इन द जर्नल और मोर अमाउंट ऑफ वाउचर आर एंटर इन द जर्नल देन एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड, कि रॉन्ग एक्सपेंस है उसका वाउचर है हम प्रिपेयर कर लेते हैं और जर्नल भी पास कर लेते हैं और वाउचर भी बता देते हैं कि जिस वजह से एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। कई बार आपने जो कोई वर्क करता है तो आपने ऐसा सुना होगा कि कोई जॉब ऐसी होती है इंसेंटिव बेस होती है, या फिर उसे बाहर ट्रिप में और जाना पड़ता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जो भी पेट्रोल का एक्सपेंस होता है, रहने का, खाने पीने का, सभी के वाउचर्स प्रोवाइड करने रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वाउचर ले लेते हैं कोई भी होटल से या फिर कोई भी रेस्टोरेंट से, बट हमारे वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव के वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ही रुक जाते हैं, होटल में नहीं रुकते, लेकिन वहाँ की होटल का बिल ले लेते हैं। तो उस वजह से भी क्या होगा कि वाउचर के थ्रू भी कैश है वो एम्बेजल हो पाएगी। नेक्स्ट वन है फॉल्स एंट्री इज मेड इन द जर्नल टू द इफेक्ट दैट सर्टेन अमाउंट इज पेड इन द बैंक अकाउंट। कई बार जर्नल एंट्रीज में फॉल्स एंट्री है वो कंडक्ट की जाती है
और जिस वजह से बैंक की अमाउंट डिक्रीज होती है और बैंक की अमाउंट पे की जाती है। अब ये जो नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा, हाउ कैन कैश एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बी प्रिवेंटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का पोर्शन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी कैश एम्बेजलमेंट, कैश को प्रिवेंट कैसे करना है, मिस अप्रोप्रिएशन का पॉइंट्स है, अकाउंटिंग फ्रॉड्स है, और नेक्स्ट वन प्रॉफिट कैसे ज़्यादा बता सकते हैं, कैसे लेस बता सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स हमें ऑब्जेक्टिव में ही स्टडी करने हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी या डाउट हो दिस कंसेप्ट के रिगार्डिंग तो फिर आप मुझे मैसेज करके या फिर कॉल बैक करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।